हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एफएम की मई 25 के लिए जो आरटीपी आई है उसे। तो एक तरफ मैंने आरटीपी रख ली है और एक तरफ आरटीपी के मैंने जो सॉल्यूशन है वो रख लिए हैं। तो हम भी साथ के साथ सॉल्यूशन भी देखते चले जाएंगे क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले केस सिनेरियो का क्वेश्चन था। तो एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमारे पास पहले तो ये कहानी सी बता देते हैं कुछ भी कि भाई ये कहानी चल रही है। तो कह रहे हैं कि हम मैनुअल लेबर से मशीनों पे जाना चाहते हैं। तो दो मशीनों के इन्होंने ऑप्शन बता दिए कि दो मशीनों के ऑप्शंस हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर टिका हुआ है। जो हमारी मशीनें हैं, फर्स्ट मशीन 45 लाख की, सेकंड मशीन 50 लाख की आएगी। अब इससे होगा क्या? सेविंग इन डायरेक्ट वेजेज पर एनम, हर साल वेजेज जो हमारी बचेंगी वो बता दी। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप पर एनम। अब वो स्क्रैप क्या होता है? बच्चा जनरली सोचता है मशीन की सैलवेज है। तो मशीन की सैलवेज तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ के एंड में आएगी। इसके आगे लिखा हुआ है सेविंग इन स्क्रैप पर एनम। तो पर एनम स्क्रैप किस चीज का बच सकता है? तो बेसिकली मटेरियल की बात कर रहे हैं कि मटेरियल का स्क्रैप हर साल कितना सेव हो जाएगा नई मशीन के आने से। मशीन एक्यूरेसी के साथ काम करेगी। तो ये दोनों हमारी हो गई सेविंग। इसमें 20 लाख और इसमें हो गई 26 लाख। ठीक है जी। इसके बाद कह रहे हैं एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट। तो 2 लाख रुपए एडिशनल कॉस्ट। इसके बाद में एडिशनल कॉस्ट 150, फिर एडिशनल कॉस्ट 4 लाख। तो हमारी कॉस्ट आ गई यहाँ पर 2 लाख, 150 एंड 4 लाख। ओके। अब कह रहे हैं कि डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। 35% टैक्स रेट है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, यानी जो हमारा डिस्काउंटेड रेट बन जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, कह रहे हैं एनुअल सेविंग बताओ। तो एनुअल सेविंग बेसिकली प्रॉफिट को कहते हैं। तो यहाँ टैक्स दिया हुआ है तो हम पीएटी तक जा सकते हैं। फिर दूसरी मशीन की एनुअल सेविंग यानी उसका पीएटी कितना आएगा। फिर कह रहे हैं पे बैक पीरियड बताना है। तो पे बैक पीरियड के लिए हमें सीएफएटी की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा डिवाइड बाई सीएफएटी रख देंगे। इसके बाद कह रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट में दे दिया एवरेज। तो एवरेज के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी पीएटी होगा डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट रख देंगे। ओके। फिर पूछा है इन्होंने पीआई बताना है। तो पीआई के लिए पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाई पीवी ऑफ आउटफ्लो आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से चलेगा। ठीक है जी। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है दोनों मशीनों का पीएटी। तो पीएटी के अंदर हमारे पास 20 लाख की सेविंग, यहाँ 26 लाख की सेविंग। खर्चे हुए 2 लाख 150 एंड 4, 2 150 एंड 4 7.5 लाख के यहाँ पर खर्चे हो गए और यहाँ पर 2 1.8 एंड 8 11.8 लाख के खर्चे यहाँ पर हो गए। ये खर्चे आ गए। इसके बाद में डेप माइनस होगा। तो ये 45 लाख की है, 50 लाख की है। इनकी सैलवेज एट द एंड ऑफ द लाइफ नहीं बताया। और लाइफ इनकी बोली है कि हमारे पास दोनों मशीनों की जो लाइफ चलेगी ओवर द यूजफुल लाइफ, दिस लाइफ 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 है इन दोनों मशीनों की 10 ईयर्स। तो 45 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर, 4.5 लाख का डेप आ गया। और दूसरी मशीन पर आपका डेप आ गया 50 लाख पर 5 लाख रुपए, 10 साल की लाइफ है। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 35% और हमारे पास आ जाएगा पीएटी। उसके बाद इसमें अगर डेप जोड़ देंगे तो हमारे पास सीएफएटी आ जाएगा। तो हम निकाल के ले लेते हैं, जो जो चीजें चाहिए होंगी वो फिर बताते जाएंगे। तो जी 20 लाख माइनस 7.5 माइनस 4.5, ये आ गया 8 लाख। इसका 35% हो गया 2.8 लाख, टैक्स चला गया। 5.2 लाख बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेप इसमें जोड़ूंगा 4.5 लाख, तो ये हो गया 9.7 लाख। ठीक है जी। दूसरे वाले का देखें तो 26 माइनस 11.8 माइनस 5, ये आ गया 9.2 लाख। इसमें 35% चला गया टैक्स, 3.22 लाख। और माइनस करके आ गया 5.98 लाख। इसमें डेप जोड़ दूंगा 5 लाख रुपए, तो ये हो जाएगा 10.98 लाख। ओके। अब पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है आपको एनुअल सेविंग बतानी है पहली मशीन की और दूसरी मशीन की। तो पीएटी बताना है। तो 5.2 और 5.98, 5.2 5.98, ये आ गया इनका आंसर। फिर पेबैक पीरियड पूछ रहा है दोनों मशीनों का। तो दोनों मशीनों का पेबैक पूछ रहा है। तो ये मशीन 45 लाख की है, ये 50 लाख की है। इसका सीएफएटी एनुअल है 9.7, इसका एनुअल है 10.98। इसका पेबैक आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 9.7, 4.639, तो 64 ईयर्स। और इसका आ जाएगा 10.98,
4.55 ईयर्स, तो 4.64 और 4.55, 4.64 और 4.55, 4 पॉइंट ये आ गया, 4.63 ले लिया इन्होंने, ठीक है। फिर कह रहा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताना है दोनों मशीनों का। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए मेरे को चाहिए पीएटी डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो 5.2 लाख और 5.98 लाख डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर आपके पास मशीन है 45 लाख रुपए की, लास्ट में बिकेगी जीरो में, कुछ सैलवेज बताई नहीं है। तो 45 लाख प्लस जीरो डिवाइड बाई 2, 22.5 लाख किसका आ गया, और दूसरी मशीन का ऐसे ही 25 लाख आ जाएगा। तो 5.2 डिवाइडेड बाई 22.5 लाख, ये आ गया 23.11%। 5.98 डिवाइड बाई 25 लाख, और ये आ गया आपके पास 23.92%। ठीक है जी, 23.11, 23.11 और 23.92। इसके बाद में पूछा है पीआई, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को लेना है। तो ये हमारे पास सी एफ ए टी आ रखा है, 10 साल की लाइफ है, 15% डिस्काउंटिंग रेट, 1.15 डिवाइड बाई 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आ गया जी 5.01876। तो 5.0187 मल्टीप्लाई बाई 9.7, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गई पहले की 48.68 लाख, और दूसरी वाले की आ गई 55.11 लाख। इसमें लगे थे 45 लाख रुपए, इसमें लगे थे 50 लाख रुपए। पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाई पीवी ऑफ आउटफ्लो, 48.68 डिवाइडेड बाई 45, ये आ गया 1.08, और 55.11 डिवाइड बाई 50, ये आ गया 1.10। तो 1.08, 1.10, 1.08 और 1.10 डी। तो आंसर इनके हो गए ए बी सी बी डी, ए बी सी बी और ये आ गया डी। लो जी, केस सिनेरियो खत्म। आ जाइए अगले पर। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन दे दिया, कह रहे हैं शेयर ऑफ एसीबी कंपनी प्रेजेंटली ट्रेडेड एट 51, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ₹5, D1 हो गया। ग्रोथ रेट 10%, जी दे दिया हमें। इट प्लान्स टू रेज फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल, मर्चेंट बैंकर हैज सजेस्टेड दैट अंडर प्राइसिंग ऑफ ₹2 इज नेसेसरी। तो 51 रुपए वाला है, ₹2 की अंडर प्राइसिंग हो गई, 49 रुपीज हमारा इशू प्राइस रहेगा। कह रहे इशू एक्सपेंसिव 50 पैसे लग जाएंगे। तो इशू प्राइस, इशू एक्सपेंस 50 पैसे लग जाएंगे, तो नेट प्रोसीड हो गई 48.5, ये हो गई नेट प्रोसीड। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी बताना है आपको। तो D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी लेते हैं एग्जिस्टिंग में, और इसकी जगह नेट प्रोसीड ले लेते हैं नए केस में। तो D1 है 5 रुपए, 48.5 है नेट प्रोसीड, मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस ग्रोथ रेट है 10%। ओके, तो 5 डिवाइडेड बाई 48.5 और 10 और जोड़ दो, ये आ गया 20.31%, ये आ गया डी 21.31%। इसके बाद लीवरेज का क्वेश्चन है, कह रहे हैं OL3 है, ठीक है जी। कह रहे हैं सेल 7 लाख है, ऑपरेटिंग इनकम यानी EBIT 2,20,000 है। कह रहे हैं फॉल इन सेल ऑफ द कंपनी बाई 10%, अगर सेल में 10% नेगेटिविटी हो तो ऑपरेटिंग इनकम यानी EBIT में कितना माइनस होगा। तो EBIT में 30% माइनस होगा क्योंकि OL3 है। ओके, तो 30% माइनस होगा, तो कह रहे हैं कितनी डिक्रीज होगी आपकी इनकम। तो 2,20,000 हमारी इनकम है, 30% डिक्रीज होगी जी, तो 66,000 डिक्रीज होगी, 66। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ गया डिस्क्रिप्टेड रेशो का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ नेवी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ कुछ डिटेल दे दी है। इसके बाद में बैलेंस शीट इन्होंने दी है, इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर कैपिटल दे दिया जो गिवन है, रिजर्व सरप्लस और बॉन्ड हमारे पास नहीं है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन है, और लिखा है नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ 750, और ये करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर दिए हैं 45 लाख। तो ये जो करंट लाइबिलिटीज हैं ये नेट ऑफ प्रीपेड हैं। ये बेसिकली करा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये हमारे पास लाइबिलिटीज
और ये हमारे पास एसेट्स। तो इनकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 45 लाख रुपए प्लस 7.5 लाख रुपए। इनकी करंट लाइबिलिटीज थी 52.5 लाख। अब करंट एसेट्स के अंदर एक आइटम था प्रीपेड, वो था बेसिकली 7.5 लाख। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रीपेड को हम यहां ना दिखाकर करंट लाइबिलिटीज में से माइनस करके दिखा रहे हैं। तो प्रीपेड इसमें से माइनस कर दिया इन्होंने, तो 52.5 में से 7.5 गया, तो नेट हो गई 45 लाख। तो नेट हमारी 45 लाख करंट लाइबिलिटीज दिखा दी। तो आपकी करंट लाइबिलिटीज नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस है, तो करंट एसेट से उठा के लाइबिलिटीज में माइनस करके दिखा रखा है। ये नेट ऑफ प्रीपेड है। अगर मैं नॉर्मल पूछूं तो 45 लाख प्लस 7.5 लाख रुपए जो माइनस करे थे वो हटाओ, 52.5 लाख हमारी करंट लाइबिलिटी, जिसका मतलब कायदे में है। इसके बाद में आपको दे दिया फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी माइनस डेप्रिसिएशन, फिर इन्वेंट्री ट्रेड, ये सब दे दिया। ठीक है, इसको हमें फुल करना है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या आएगा। आ जाइए अब जरा पढ़ते हैं चीजें। सबसे पहले हमें देखना है कि कोई भी अमाउंट वाली चीज है, नहीं है। ओके, तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज का टोटल है, यहां करंट रेशो दिया है 1.6:1। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 1.6। करंट लाइबिलिटीज हैं 52.5 लाख, सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, करंट एसेट्स का आंसर आ जाएगा 52.5 इंटू 1.6। करंट एसेट्स हो गई 84 लाख। इस 84 लाख में प्रीपेड एक्सपेंस भी हैं आपके 7.5 लाख, जो सामने जाकर माइनस किए हुए हैं। मैंने करंट लाइबिलिटीज 52.5 लाख लिए, यहां पर करंट रेशो में करंट लाइबिलिटीज ली जाएंगी, नेट ऑफ प्रीपेड नहीं लिया जाएगा। तो मैंने 52.5 लाख लिया है, ये प्रीपेड आ गए। इसके अलावा 84 लाख में से अगर मैं 7.5 हटा दूं तो इसका मतलब 76.5 लाख हमारी करंट एसेट्स हैं एक्सक्लूडिंग प्रीपेड। ओके, तो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें तो प्रीपेड सामने जाकर माइनस हो गया है, तो इसका मतलब जो करंट एसेट्स में दिखाई देगा वो 76.5 लाख दिखाई देगा। तो यहां पर जो करंट एसेट्स आएंगी वो 76.5 लाख, ये हमारी करंट एसेट्स का टोटल आ गया। ये नेट ऑफ प्रीपेड है, क्योंकि प्रीपेड इन्होंने लाइबिलिटी में से माइनस किया हुआ है। अगर प्रीपेड को यहां रखते तो हमारे पास ये 84 लाख हो जाता। तो हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो 84 लाख हैं। करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग प्रीपेड हमारी 76.5 लाख है, अगर इन्हें मैं ऐसे लिखता हूं तो, क्योंकि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन ऐसे की है। ओके, तो ये आ गया मेरे पास निकलकर। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास कैश एंड बैंक कह रहे 10% ऑफ करंट एसेट्स नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। कह रहे प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हटा दें, मतलब एक्सक्लूडिंग करें, तो कैश एंड बैंक करंट एसेट्स का 10% है। तो जो हमारा कैश एंड बैंक हो गया, यहाँ पर कैश एंड बैंक ये 10% ऑफ नेट का है, तो नेट है 76.5 लाख, तो 7,65,000 का ये आ गया। ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास आगे डेप्रिसिएशन, कैपिटल गियरिंग, नेट फिक्स्ड एसेट्स। कह रहा है नेट फिक्स्ड एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज का 25% है। तो देखिए जो फिक्स्ड एसेट्स है हमारी, वो कह रहे हैं कि टोटल लाइबिलिटीज का 25% है ऑफ टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स एक बराबर होती हैं, 25% ऑफ टोटल एसेट हो गया। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारी टोटल लाइबिलिटीज की 25% बोल लो या फिर टोटल एसेट्स की 25% बोल लो। ठीक है, अब जो टोटल एसेट्स हैं उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स 25% है टोटल एसेट्स की, तो करंट एसेट्स हो गई 75%। ओके, करंट एसेट्स कितनी है टोटल? 84 लाख। तो 84 लाख हमारे पास 75% है, तो 100% कितना होगा? 84 लाख डिवाइड बाई 75%। इसका मतलब हमारी टोटल एसेट 112 लाख होंगी, और इसका 25% 28 लाख रुपए हमारी फिक्स्ड एसेट्स आ गई। तो 28 लाख की हमारी फिक्स्ड एसेट्स निकल कर आ जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ है भाई? 28 लाख आ गई। अच्छा, इधर का टोटल भी ले सकते हैं अब, 28 और 76.5, 104.5 लाख यहाँ का टोटल हो गया, 104.5 लाख यहाँ का टोटल हो गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर 28 लाख आ गई हमारी नेट फिक्स्ड एसेट्स, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स के लिए इन्होंने बोला था कि नेट फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन इन्होंने बोला है 25% ऑन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। तो हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, डब्ल्यूडीवी जितना भी
उसका हमारे पास कह रहे हैं कि 15% डेप्रीशिएशन होगा, 15% डेप लगा होगा, 15% डेप लगा होगा, तब आई होगी नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब कितनी है? अब नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है 28 लाख। ओके, हमें पता है कि ओपनिंग डब्ल्यू में से अगर ओपनिंग डब्ल्यू 100 है तो इसमें 15 माइनस हुआ और ये 85 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे ओपनिंग डब्ल्यू जानना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 28 लाख डिवाइड बाई 85%। 28 लाख रुपए की एसेट 85% है, 3294118, 3294118, 3294118 और इसका 15% हो गया डेप, 494118, ये इसमें से माइनस हो गया और मेरे पास 28 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट्स आ गई। ठीक है, अब मेरे पास बचा इधर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। ओके, इन दोनों को देख लेते हैं एक बार, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, इन्वेंट्री ये आ गया यहाँ पर, स्टॉक टर्नओवर 15 टाइम्स है और डेटर टर्नओवर 12 टाइम्स है। तो डेटर टर्नओवर निकलता है सेल से और स्टॉक टर्नओवर निकलता है सीओजीएस से। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो सेल में से अगर 20% माइनस कर दूं तो सीओजीएस मेरे पास निकल कर आ जाएगा। ये हमारा पैटर्न है। अब देखिए डेटर टर्नओवर 12 टाइम्स है, यानी कि जो सेल है वो 12 गुना है डेटर्स का। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि डेटर्स 1/12 ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्वेंट्री टर्नओवर है 15 टाइम्स, ये सीओजीएस का होता है। तो हमारा जो सीओजीएस है वो 15 गुना है स्टॉक का। तो मैं कह सकता हूं कि स्टॉक 1/15 है सीओजीएस का। ओके, तो डेटर 112 है सेल के, स्टॉक 115 है सीओजीएस का। तो आप सेल को सीओजीएस में या फिर सीओजीएस को सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वो हमारे पास क्वेश्चन ने बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% है। ठीक है, तो सेल 112 है, अगर मैं इसको सीओजीएस में कन्वर्ट करना चाहूं तो सीओजीएस इससे 20% कम होगा। तो हमारे पास 1/12 है, तो 1/12 में 12 माइनस 20%, 1 डिवाइड बाई 9.6 ऑफ सीओजीएस आ जाएगा। अब डेटर हो गए 1 डिवाइड बाई 9.6 सीओजीएस और स्टॉक हो गया 1/15 ऑफ सीओजीएस। दोनों सीओजीएस से लिंक हमारे पास हो गए और हमारे पास इन दोनों की अमाउंट कितनी है अगर वो निकालें तो 76,50,000 है, जिसमें से 765 का कैश है, बाकी बचा हुआ इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है। 76.5 माइनस 10%, 68,85,000 इन दोनों का टोटल है। अब जरा स्टॉक को और इसे जोड़ते हैं। देखिए, डेटर प्लस स्टॉक इक्वस टू 68,85,000। डेटर हो गया हमारे पास 1/9.6 ऑफ सीओजीएस प्लस ये हो गया हमारे पास 1/15 ऑफ सीओजीएस इक्वस टू 68,85,000। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 इंटू 9.6 144। ये हो गया हमारे पास 15 और ये हो गया हमारे पास 9.6 सीओजीएस इक्वस टू 68,85,000। ऊपर वाला अगर हम जोड़ दें तो 9.6 प्लस 15 24.6 COGS डिवाइड बाई 144 इक्वस टू 68,85,000। अब 144 को सामने ले जाइए और 24.6 से डिवाइड कर दीजिए, तो COGS इक्वस टू 68,85,000 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 24.6, ये आ गया 403,02439। तो 40 पर ले लेते हैं इसको। और अगर सेल निकालनी है मेरे को तो सीओजीएस सेल का 80% है, तो इसको अगर 80% से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सेल भी आ जाएगी। डिवाइड बाई 80%, ये आ गई 50378049। तो 50 कर देता हूँ इसको राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये हमने सीओजीएस बनाकर कराए।
इन्होंने जो आंसर दिया है उसमें सेल से लिया है इन्होंने। तो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, इन्होंने ले लिया सेल को एक्स, कहा गया सेल को एक्स लेके किया था, हाँ सेल को एक्स ले लिया, तो COGS 0.8x हो गया। डेटा टर्नओवर को निकाल दिया कि भाई 1/12 ऑफ सेल, और इन्वेंट्री टर्नओवर को निकाल दिया 0.8x/15, वो 1/15 ऑफ COGS था, तो उसे सेल करना है तो 0.8x कर लो, और ये 1/12 ऑफ सेल था तो x/12 हो गया। तो सेल को x मान के करो तब भी आंसर आ जाएगा, और COGS को लेके करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। खैर अभी हम यहां पर पहुंचे, ये हमारे पास COGS निकल आया। अब COGS का क्वेश्चन ने बोला है स्टॉक है 1/15, तो 40302 डिवाइडेड बाई 15, 2686829, ये हमारे पास स्टॉक निकल कर आ गया। स्टॉक को फिल कर देते हैं। स्टॉक आ गया जी 2686829, तो 30 कर देता हूँ राउंड ऑफ, 2686830 प्लस 765 माइनस 76,50,000, ये आ गया 4198170। तो ये हमारे पास एसेट वाली साइड पूरी भर गई। 4198170 चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल आ गए, इन्वेंट्री भी आ गया और ये भी आ गया। और आप देखिए मैंने तो इसको राउंड ऑफ 30 कर दिया था, इन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया। अगर जोड़ेंगे ना 29, 70 और 0 को, तो यहाँ पर 9 आना चाहिए लास्ट में, तो ये बेसिकली 30 रुपए करना चाहिए कायदे में, राउंड ऑफ करना है तो 30 रुपए। अच्छा जी, ये आ गई मेरे पास, ये वैल्यू निकल कर आ गई। मेरी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स पूरी निकल गई हैं। अब बस मेरा लाइबिलिटी सेक्शन बचा है, आ जाइए। लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर मेरे पास 104.5 लाख आ चुका है टोटल। और अब आ जाते हैं, चलते हैं ऊपर क्या क्या बता रहे हैं। जो जो रेशो हमारे हो चुके हैं उनका काम हो गया। क्रेडिटर टर्नओवर COGS का 10 टाइम्स है, तो COGS मेरे पास निकला हुआ है, उसका 1/10 कर दीजिए। COGS रहा मेरे पास यहाँ पर, ये आ गया, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए। 40302440 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया मेरे पास ट्रेड पेबल 40302444। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी आपके पास पहले से ही थी, तो CA डिवाइड बाई CL आपने किया हुआ था। करंट एसेट्स आपके पास आ गई थी, अब करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं हम। CA डिवाइड बाई CL इक्व टू 1.6। CA है हमारे पास 84 लाख, तो 84 लाख डिवाइड बाई 1.6 करूंगा तो CL आ जाएगा डिवाइड बाई 1.6, ये आ गया 52,50,000, जिसमें 7.5 लाख रुपए हमारे प्रीपेड के हैं, और बचे हुए 45 लाख हमारा टोटल है। अच्छा इसका टोटल तो दिया ही हुआ है 45 लाख यहाँ पे, ठीक है। तो 45 लाख माइनस 40302444, 469756 ही आ गया। ठीक है जी, तो 104.5 लाख है टोटल लाइबिलिटी, जिसमें से 45 लाख रुपए हटाओ, 59,50,000 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब 5950 है, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्वेंट सरप्लस और बॉन्ड है। अब इनका कोई रेशो दिया होगा, मेरे पास ये सारे रेशो काम में आ चुके हैं। अब बचा कैपिटल गियरिंग रेशो 0.6:1। ठीक है जी, कैपिटल गियरिंग में ऊपर आते हैं लोन और प्रीफरेंस, तो यहाँ पर बॉन्ड है, ऊपर आ गए बॉन्ड। डिनोमिनेटर में आ गई शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, और इसका आंसर आ रहा है 0.6। इसका मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व 0.6 है, 0.6:1 है। ठीक है जी, शेयर कैपिटल और रिजर्व 0.6 है बॉन्ड के इक्वल टू, तो बॉन्ड और शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, इनको सीधे ऐसे ले लेते हैं। ये हो गई हमारी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड बॉन्ड्स। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई बेसिकली, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। ठीक है जी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो बॉन्ड वाला हिस्सा है वो 0.6 है, और शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का 1 रुपी है। टोटल इनकी जो फंडिंग है वो है 5950, 59,50,000 टोटल फंडिंग है, निकाल लीजिए। 59.5 लाख इंटू 0.6 बाई 1.6 हो गया बॉन्ड, 5950 इंटू 0.6 बाई 1.6,
ये हो गए बॉन्ड 22, 31, 250, 22, 31, 250। बस इन दोनों को माइनस कर दीजिए 59, 50 में से। 22, 31, 250 माइनस 36 लाख, ये आ गया 118,750 रिजर्व किया। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो रेशो का सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये बस इन्होंने प्रीपेड वाली कहानी थोड़ी सी घुमा कर दे दी। ओके जी, फिफ्थ, Paramhans Limited has a capital structure that consists of equity share capital, reserve and surplus, bank term loan, debenture, which are redeemable at premium of 5%, preference share capital redeemable at 5%, तो डिवेंचर 5% प्रीमियम पर रिडीम होंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5% पर रिडीम होगी। डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो 105 इनकी रिडेम्पशन वैल्यू हो गई। प्रीफरेंस की वैल्यू भी 100 है, तो इसकी भी रिडेम्पशन वैल्यू 105 रुपए हो गई। ठीक है, आगे कह रहे हैं कूपन रेट जो डिवेंचर का है वो 1.5 टाइम्स ऑफ बैंक टर्म लोन कूपन रेट है। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, तो इसका मतलब अगर टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट एक्स है तो डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट 1.5x है। ओके, कह रहे हैं डिवेंचर का जो रेट है वो 1.5 टाइम्स है बैंक का। ओके, आगे कह रहे हैं प्रीफरेंस शेयर्स का 1.5 टाइम्स है डिवेंचर का। तो जितना भी डिवेंचर का इंटरेस्ट है, प्रीफरेंस का डिविडेंड रेट उसका भी 1.5 टाइम्स है, तो इसका भी 1.5 अगर मैं करूं तो 1.5 इंटू 1.5 2.25x ये हो गया। ठीक है जी, ये निकल कर आ गया हमारे पास। ये तीनों के रेट इस तरह से दिए हुए इन्होंने। आगे कह रहे हैं टेन्योर फॉर द बैंक टर्म लोन डिवेंचर एंड प्रीफरेंस 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर। तो डिवेंचर और प्रीफरेंस के हमारे काम के हैं। बैंक टर्म लोन के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला कि रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा या इशू के लिए, तो हम इशू रिडेम्पशन सेम मानेंगे, तो उसका सीधे आ जाएगा टर्म लोन की कॉस्ट इक्वल टू I1 माइनस टैक्स। आगे इन्होंने ये वैल्यूज बता दी सारी। कह रहे हैं 25% टैक्स रेट के अंदर हम आते हैं। डिवेंचर करंटली सेलिंग एट 96, तो डिवेंचर को हम ये मानेंगे कि हमारे पास जो नेट प्रोसीड है डिवेंचर की वो 96 है। प्रीफरेंस की 102 बता दी। आगे कह रहे हैं जो इक्विटी शेयर है वो बाजार में 150 का बिक रहा है। द ऑनगोइंग पी रेशो ऑफ द शेयर ऑफ परमहंस इज 6.66 टाइम। पी रेशो होता है के का उल्टा, पी होता है 1 बाई के, और के इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 1 बाई पी। तो 1 डिवाइडेड बाई 6.667, 1 डिवाइड बाई 6.667, ये हो गया 15%। तो के तो हमारे पास 15% आ गई, एक चीज निकल गई। इसके बाद कह रहे हैं ओवरऑल कैपिटलाइजेशन एंड डिस्काउंट रेट, यानी ओवरऑल यानी केओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%, जिसमें इक्विटी का है KEWE, फिर KDWD, फिर KTLWTL टर्म लोन के लिए लिख रहा हूं मैं, और हमारे पास KP एंड WP। तो कह रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, KE की है 15%। ठीक है जी, अब जो देखते हैं KE का पैसा कितना लगा हुआ है। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बताया, तो KE और KR सेम होंगे, KE और KR सेम होंगे तो दोनों को एक साथ ले सकते हैं। तो 35 लाख रुपए 80 लाख में से इनसे आए हैं, 35 लाख रुपए आउट ऑफ 80 लाख। ठीक है जी, प्लस अब KD निकालना है हमें, तो और KTL निकालना है। पहले KTL बताता हूं आपको। इंटरेस्ट रेट है X, KTL इक्व टू I1 माइनस टी, X है 1 माइनस 0.25 टैक्स है 0.75x आ गया, तो KTL आ गया 0.75x। तो पहले KTL की वैल्यू लिख रहा हूं मैं 0.75x मल्टीप्लाई बाई, इसकी वैल्यू है KTL की टर्म लोन 10 लाख आउट ऑफ 80 लाख, 10 आउट ऑफ 80। ठीक है जी, इसके बाद में हमारे पास KD को लेते हैं। अब KD की बात करते हैं, तो KD का रेट है हमारे पास 1.5x, KD इक्वल टू I1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाई N डिवाइडेड बाई RV प्लस NP मल्टीप्लाई बाई 100, और ये डिवाइड बाई 2। I है इसका 1.5x, 1 माइनस 0.25 टैक्स है, टैक्स 0.25 ही है ना, ठीक है। इनकी जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो प्रीमियम पर है 105 रुपए, और नेट प्रोसीड 96 है इसकी, लाइफ इसकी 5 ईयर्स है। 105 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2
मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये वाली जो फिगर है ना ये एक्स में ही रहेगी, पूरी सोल्व नहीं हो पाएगी। ऐसे ही प्रीफरेंस शेयर्स का केपी प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रीफरेंस डिविडेंड का रेट है 2.25x, 2.25x प्लस रिडेम्पशन है इसका 102 रुपए में, नहीं 105 में, 105 में रिडेम्पशन है, 102 में इशू है और इसकी लाइफ है 7 साल। 105 प्लस 102 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये भी अनसोल्ड रह जाएगा। फिगर्स देख लो मैंने ठीक लिखे हैं नहीं, इसका 96, इसका 102, इसकी लाइफ 5 साल और इसकी 7 साल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो ये वैल्यू है इनको जहां तक सोल्व हो पाएंगे, जैसे ये सोल्व हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा, ये सोल्व नहीं हो पाएगा, इसको मैं बता देता हूं बल्कि आपको। 1.5 माइनस पॉइंट माइनस 25%, तो ये हो गया इसका 1.125x प्लस 105 माइनस 96 डिवाइड बाई 5 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई 105 और 96, ये हो गया 100.5। ये निकल कर आ गई इसकी वैल्यू। तो के डी की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 1.125x प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई 100.5 मल्टीप्लाई बाई इसका वेट कितना है, इसका वेट है डिवेंचर का 15 लाख रुपए आउट ऑफ 80 लाख, 15 आउट ऑफ 80 प्लस केपी का अगर मैं लेता हूं तो ये हो गया हमारे पास 105 माइनस 102 डिवाइड बाई 7, ये आ गया 2.25x प्लस 0.428 डिवाइड बाई 105 और 102 का एवरेज हो गया 103.5, 103.5। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2.25x प्लस 0.428 डिवाइडेड बाई 103.5 और मल्टीप्लाई बाई इसका जो हमारे पास है वेट वो हो गया 20 लाख रुपए आउट ऑफ 80 लाख, 20 आउट ऑफ 80। ठीक है जी, अब सामने है 20%, तो अगर मैं इसे देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 35 बाई 80, इसकी वैल्यू आ गई 6.5625%। ये सामने जाकर माइनस हो जाएगा सीधा सीधा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 10/80 मल्टीप्लाई बाई 0.75, तो ये हो गया हमारे पास अच्छा बाकी किसी की नहीं आएगी, ये हो गया हमारे पास 0.75 इंटू 10/80, 0.0 और 100, ये हो गया 9.375x। तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी अब इन सबको मेरे को एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा बाकियों को। अब जो देखिए किस तरह से प्रेजेंट किया है, ये हमारे पास आ गया, हाँ जी, सबसे पहले टर्म लोन वाला 0.75x हो गया, केडी को हमने सोल्व किया तो ये आ गया 112.5x प्लस 1.8 डिवाइड बाई 100.5, केपी को हमने सोल्व किया तो 225x प्लस 0.48 और 86 डिवाइड बाई 103.5। ठीक है, हमारे पास 2.25x और ये अच्छा 100 से मल्टीप्लाई रह गया। ठीक है ठीक है, ये 100 रुपीज का डिवेंचर है और 100 रुपीज का प्रीफरेंस है, तो ये आपके पास हो जाएगा 112.5 और ये हो जाएगा 225x। 100 रुपए का डिवेंचर है और 100 रुपये का प्रीफरेंस, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करा, वो 100 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास इन्होंने यहाँ पर ये रख लिया कि WACC है 20%, इनके सबके वेट निकाल लिए परसेंटेज में, इनकी यहाँ पर फिगर्स ले ली, इसे यहाँ पर सोल्व कर लिया। अब ये 20% के इक्वल टू ये पूरी फिगर है, ये यहाँ पर 20 के इक्वल टू इन्होंने पूरा रख लिया। अब जो एलसीएम लेना है वो कैसे होगा, ये इक्विटी और रिजर्व वाला चला जाएगा सामने, मैंने एक साथ ले लिया इक्विटी और रिजर्व वाला। इसके अलावा वाले को हम कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर एलसीएम जो आप लोगे जैसे 0.09375x डिवाइड बाई 1, इसके बराबर वाले में है डिवाइड बाई 100.5, इसके बराबर वाले में है डिवाइडेड बाई 103.5। अब इन सब का एलसीएम लेना है तो 100.5 मल्टीप्लाई बाई 103.5, ये आ गया 1040 1.75 डिनोमिनेटर
और अब इसके ऊपर क्या होगा, ये 1 था तो इसकी पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.09375, तो यार आएगा 975.16 प्लस इसके ऊपर जो फिगर है उसमें 100.5 है तो 103.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसके अंदर डिनोमिनेटर है 103 तो इसकी 100.5 से इस तरह से यहाँ पर जुड़कर आ जाएंगे। फिर ये वाली जो फिगर है, ये सामने जो बची हुई फिगर होगी आपकी माइनस करने के बाद, जैसे ये बची, तो ये यहाँ पर जाकर इसमें सीधे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको x को सोल्व कर लेंगे, x के रेट निकल आए। ये इस क्वेश्चन के अंदर गेम था। फिर क्वेश्चन ने बोला था इसके बाद में इसकी मार्केट वैल्यू से KO निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू सबकी दी हुई है, रेट सबके आ गए, आप सबके KD के PK सब निकाल चुके हैं और आपके पास KO निकलकर मार्केट वैल्यू से आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन जी, आ जाते हैं आगे। चलो 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 चलो, हाँ जी। नामरा लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 620 है, इंटरेस्ट है 10%, 80,000 रुपए दिया है, इसका मतलब 8 लाख के डिवेंचर हैं। फिर हमारे पास EBT आ गया, 20% टैक्स दिया, PAT आ गया, फिर 1,12,000 का डिविडेंड दिया है, कितने परसेंट से, 14% से, इसका मतलब 8 लाख के प्रीफरेंस शेयर हैं। अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर की आ गई 3,20,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 16,000 है, 10 रुपए का एक है, इसका मतलब 1,60,000 रुपए के आपके पास इक्विटी शेयर हैं। फिर EPS आ गया 20 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास 9 लाख रुपए। ओके, द नम्रा लिमिटेड रिक्वायर्स एडिशनल फंड ऑफ 15 लाख फॉर मॉडर्नाइजेशन। करंट कैपिटलाइजेशन रेट फॉर इक्विटी इज 20%। तो जो इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट है KE है वो 20% है अभी। एंड कंपनी हैज पॉलिसी टू रिटेन 40% ऑफ इट्स अर्निंग। तो इनकी जो कमाई है, जैसे 20 रुपए का EPS है, तो 40% यानी 8 रुपए रिटेन हो जाएंगे, 12 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इसके बाद कह रहे हैं डिवेंचर एंड प्रीफरेंस शेयर्स आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड 25% ऑफ इट्स करंट बुक वैल्यू रेस्पेक्टिवली। तो इनकी जो भी बुक वैल्यू निकल कर आएगी उसका 10 और 25% आ जाएगा। बुक वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क होता है। Fair value of equity share is calculated by dividing number of equity shares to overall value of the firm। कह रहे हैं कि जो इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू है वो पूरी कंपनी की जो फर्म की वैल्यू निकल कर आएगी उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास आएगा कि एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है। तो नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास अभी 16,000, फर्म की वैल्यू अभी हमें फेयर वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, न्यू इक्विटी शेयर फॉर एक्सपेंशन विल बी इशूड एट 15% डिस्काउंट टू द करंट फेयर वैल्यू प्राइस। तो जितना भी इनकी वैल्यू निकल कर आएगी, जो भी अमाउंट आ जाएगी, उसमें 15% डिस्काउंट देकर फिर हम उसको इशू करेंगे। इशू प्राइस हमारे पास निकल कर ऐसे आएगा शेयर का। आगे कह रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज बेस्ड ऑन टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज बाई 10% टू इट्स करंट रेट आफ्टर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो कह रहे हैं जो ROCE हमें निकालना है वो टोटल वैल्यू जो फर्म की है वो कैलकुलेट करके निकालना है, और ये इंक्रीज हो जाएगी 10% से। तो जैसे मान लो अभी 20% है, तो इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं कि 20% में 10% कैसे बढ़ेगा। एक तो है कि भी 10% जोड़कर 30% आ जाएगा, और एक है 20% में 10% ऑफ 20% जोड़ना है, यानी 2% बढ़ेगा सिर्फ, और 22% हो जाएगा। ये दोनों अप्रोच रहती हैं, दोनों मानी जा सकती हैं, दोनों एजम्पशन से चलता है। ICAI ने इसको RTP को सोल्व करने में इस पॉइंट को लिया है। दूसरी चीज मैं बता दूं, हर RTP में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना करने लायक होते हैं, ये क्वेश्चन इसी तरीके का है। आपके स्टडी मॉड्यूल में बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी मॉड्यूल के अंदर जो आपका इनकम स्टेटमेंट आएगा, जो भी आपकी इनकम आएगी, उसको हम लेंगे और सिंपली जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, हम सिंपली क्या करते थे कि भाई 6,20,000 का प्रॉफिट है और इसको 8 लाख और 8 लाख 16 लाख, एक 60 के हो गए शेयर्स और रिजर्व हो गए 9 लाख के, तो 8 लाख प्लस 8 लाख प्लस 160 प्लस 9 लाख रुपए, 26,60,000 से डिवाइड करके रेट निकालते। 6,20,000 डिवाइडेड 2660, 23.31% आ जाता। अब इसमें 10% रेट बढ़ जाता है। इसके भी दो तरीके हैं कि 23 का 33 हो जाता सीधे, और एक है 10%, इसी का 10% लेना है तो 2.3 बढ़ता सिर्फ, तो प्लस 10%, तो ये 25.64% हो जाता। एक तो तरीका ये है। तो ये हमारे स्टडी मॉड्यूल में तरीका है, यही एग्जाम में आता है, यही सही तरीका है। इन्होंने इस क्वेश्चन को पूरा घुमा दिया है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। करा कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी,
तो इसके अंदर सबसे पहले हमें निकालनी है वैल्यू। तो वैल्यू हमने निकाली, डिवेंचर है 8 लाख रुपए का। कह रहे हैं कि जो डिवेंचर है और जो प्रीफरेंस है वो 10 और 25% प्रीमियम पर चल रहे हैं। तो जो हमारे पास डिवेंचर है वो 8 लाख रुपए का है, 10% प्रीमियम पर चल रहा है, तो वो हो गया 8.8 लाख का। ठीक है, प्रीफरेंस भी 8 लाख का आया था, वो 25% प्रीमियम पर चल रहा है, तो वो हो गया 8 का 25%, 10 लाख रुपए हो गया। ठीक है जी। इसके बाद में रिजर्व हमारे पास 9 लाख के हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास जो इक्विटी है उसका इक्विटी का रेट दिया था 20% है, कैपिटलाइजेशन रेट यानी के दे दिया, और हमारे पास 40% ये अपनी अर्निंग को रिटेन करते हैं। तो हमारे पास 3,20,000 की अर्निंग है, इसमें से 3,20,000 में से 40% इन्होंने रिटेन कर लिया, 1,92,000 बचे इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, और के है 20% डिवाइड बाई 20%, ये आ गया 9,60,000, 9.6 लाख। ओके, अब जरा देखिए इन्होंने यहां पर क्या किया, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए डेट की वैल्यू 8,80,000, 8 लाख प्लस 10%, प्रीफरेंस में 8 लाख प्लस 25% आ गया। ठीक है, इक्विटी के लिए डिविडेंड को के से डिवाइड कर दिया, 960 आ गया, और रिजर्व हमारे पास 9 लाख है ही है, सारा जोड़ लिया हमने, 37,40,000 हमारे पास निकल कर आ गया। तो ये हमारे पास 8.8, 10 लाख, 9 लाख, 9.6 लाख, 8.8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9.6, 37,40,000 आ गया हमारे पास। कैपिटल एम्प्लॉयड कमाई थी 6,20,000, 6,20,000 डिवाइड बाई 3740, ये आ गया हमारे पास रेट 16.58%। इसमें हमारी जो कमाई है वो प्लस 10% हो जाएगी, तो 18.24% अप्रोक्स हमारे पास नया आ जाएगा। अभी आपके पास पैसा कितना है वो देखेंगे, अभी खैर छोड़ो। अभी आपके पास वैसे कायदे में पैसा कितना लगा हुआ है, 8 लाख, 8 लाख और 1,60,000 और 9 लाख रुपए। तो 8 लाख, 8 लाख, 1,60,000 और 9 लाख रुपए। वैसे कायदे में भी आपके पास लगे हुए हैं 26,60,000, 15 लाख रुपए का एक्सपेंशन होना है। अब जरा देखिए, आरओसी आफ्टर एक्सपेंशन आ गई 10% बढ़ाकर 18.24%। अब हमारे पास जो आफ्टर एक्सपेंशन पैसा होगा 37.4 लाख हमने ले ली वैल्यू पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड की, 15 लाख रुपए बढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर अब आप 18.24% कमाएंगे। 37.4 प्लस 15, इसके ऊपर 18.24% में कमाऊंगा, तो 9,55,776 मेरा नया EBIT आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। तो मेरे पास जो नया EBIT है वो ये निकल कर आ गया। दो केस है हमारे पास, एक डिवेंचर और प्रीफरेंस से हम 2/3 1/3 में पैसा मंगवाएं, और एक सारा पैसा इक्विटी से मंगवाएं। ठीक है जी। करंट इंटरेस्ट ऐसा का ऐसे ही माइनस हो जाएगा, और करंट प्रीफरेंस डिविडेंड ऐसा का ऐसा ही माइनस हो जाएगा। इसके अलावा बाकी चेंजेज आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब आगे कहानी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% बढ़ जाएगी इफ द कैपिटल गियरिंग रेशो गोज अबव 2.5, देन इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट विल बी इंक्रीज बाई 200 बेसिक पॉइंट। तो 1% को 100 बेसिक पॉइंट बोलते हैं, तो 200 बेसिक पॉइंट का मतलब हो गया 2% बढ़ जाएगा। तो अभी हमारे पास लोन कितने पर चल रहे हैं, 10% पर, तो नया वाला जो पैसा आएगा फिर 12% पे मिलेगा। उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कैपिटल गियरिंग रेशो। कह रहे हैं प्रीफरेंस शेयर्स का डिविडेंड 0.5% से बढ़ जाएगा। तो अभी जो हमारे पास प्रीफरेंस शेयर्स हैं वो 14% पे चल रहे हैं, तो वो 14.5% हो जाएगा। ठीक है जी। कह रहे हैं कि आपको बताना है कौन सा फाइनेंशियल प्लान लें, 2/3 अगर हम डिवेंचर से लेते हैं और रिमेनिंग प्रीफरेंस से लेते हैं। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो में होता क्या है, ऊपर डेट और प्रीफरेंस आते हैं और नीचे इक्विटी फंड आते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास दो केस हैं, अभी हमारे पास डेट और प्रीफरेंस कितना है, अभी डेट है 8 लाख, प्रीफरेंस है 8 लाख, 8 लाख प्लस 8 लाख, और इक्विटी है 1.6 लाख और रिजर्व है 9 लाख, ये इक्विटी फंड हो गया। अब इसमें हमारे पास दो केस हैं, हमें 15 लाख रुपए बढ़ाने हैं। पहला केस है कि कुछ पैसा डेट से और कुछ प्रीफरेंस से मंगवाएं, यानी पूरे 15 लाख ऊपर जुड़ेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 8 लाख प्लस 8 लाख प्लस 15 लाख रुपए, या तो डेट या तो प्रीफरेंस, और नीचे हमारे पास रह जाएगा इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन 10.6 लाख।
तो देखते हैं कितना हो रहा है। 16 और 15 हो गए 31 लाख। 31 लाख डिवाइड बाई 10.6, ये आ गया हमारे पास कैपिटल गियरिंग 2.92। तो क्वेश्चन ने कहा था अगर 2.5 से ऊपर चला गया तो रेट बदल जाएंगे। तो पहला वाला जो प्लान है आपका, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 12% और प्रीफरेंस डिविडेंड से जो पैसा मंगवाओगे वो हो जाएगा हमारे पास 14.5% से। ठीक है। दूसरा कैसे इक्विटी से पैसा मंगवाएंगे? अगर इक्विटी से पैसा मंगवाओगे तो डिवेंचर और प्रीफरेंस 8-8 लाख के रह गए, 1.6 लाख के इक्विटी थे, 15 लाख रुपए और आ गए इक्विटी से और 9 लाख के रिजर्व थे। तब हमारे पास रहेगा 16 लाख डिवाइड बाई 15 और 9 24, 25, 25.6। तो कैपिटल गियरिंग आएगा 0.625। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो हमारे पास अब जो नया फंड आ रहा है 15 लाख का 2/3 यानी 10 लाख डेट से और 5 लाख प्रीफरेंस से, उस पे 12% और 14.5% देंगे। तो ये नए वाला इंटरेस्ट और डिवाइड ईबीटी आ गया, टैक्स आ गया, ईएटी आ गया, ये माइनस कर दिया, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर आ गई। पहले वाले केस में हमारे पास 16,000 शेयर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले केस में हम कितने शेयर इशू करेंगे? तो 15 लाख रुपए मंगवाने हैं डिवाइड बाई जो भी शेयर का इशू प्राइस होगा नए वाला। उसके लिए क्वेश्चन ने हमें कहानी बताई हुई है। आ जाइए। क्वेश्चन ने कहा है the fair value of equity share is calculated by dividing the number of equity share to the overall value of firm। और overall value of firm कितनी आई थी आपकी? 34.4 लाख, शायद इतनी आई थी। डिवाइड बाई 16,000 शेयर है, तो एक शेयर आपका 215 रुपए का हो गया, मतलब 34.4 है। तो एक बार देख लेता हूँ कितनी आई थी। मेरे पास आ गया 37.4 लाख आई थी। मैंने अमाउंट गलत ले ली, 37.4 लाख, उसे 16,000 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 16,000, 37,40,000 डिवाइड बाई 16,000, तो प्राइस है 233.75। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है 15% डिस्काउंट पे हम इशू करेंगे शेयर्स को। तो 15% डिस्काउंट पे आपने इशू करे तो 198.68 का एक शेयर इशू किया। 15 लाख रुपए चाहिए, एक शेयर 198.68 का इशू करोगे, 198.68, तो आपको 7,550 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे नए। तो यहां पर आ गए आपके पास शेयर्स कि भाई कितने इशू करने पड़ेंगे, 7550। ईपीएस आ गया 26.26 और 25। तो पहले वाला प्लान बेटर है क्योंकि उसका ईपीएस ज्यादा है, एमपीएस के बेसिस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है जी, आ जाइए। सेवेंथ क्वेश्चन, ये बस ऐसे ही ऊपर से देखने का था, ये क्वेश्चन आने वाले नहीं है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। ये तो बस बच्चे की प्रैक्टिस करने के लिए, आरटीपी एमटीपी तो बच्चे को डराने के लिए देते हैं। एग्जाम का लेवल देखो तो बहुत ही आसान होता है, पर कोई बात नहीं, एक बार करके तो जाना चाहिए, मजा आता है करने में। हाँ जी। Detail of Kshitij Limited are given below for the year ended 31st March. Sale 180 lakh, fixed cost excluding interest 45 lakh, BEP sale 120 lakh, इक्विटी शेयर कैपिटल 150 लाख, 100 रुपीज का शेयर है, इनकम टैक्स 25, कॉस्ट ऑफ डेट केडी 9% और डेट है 90 लाख के। ओके। कह रहे हैं ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज और पीवी रेशो आपको निकालना है। ओके। तो सेल है हमारी 180 लाख, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, पीवी रेशो नहीं दिया कोई बात नहीं। फिर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, वो 45 लाख आ रही है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ईएटी। यहां तक जा सकते हैं हम इसमें। ओके। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट है 9%, टैक्स रेट है 25%। तो केडी कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहा होगा उसको 1 माइनस 0.25 आपने किया होगा, तो 9% आया है। अब बताइए इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? ये हो गया इक्वल टू 0.75 आई। तो आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 9% डिवाइडेड बाई 0.75। सीधी बात, 25% माइनस करने के बाद 9% है, तो इसका मतलब पहले 12% होगा, तो 12%, 25% टैक्स है, केडी आ गया 9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 90 लाख का लोन है, तो 12% ऑफ 90 लाख 10,80,000, ये आ गया। यहां पर मैंने इंटरेस्ट लिख दिया। ओके। अब क्वेश्चन ने इसके अंदर ब्रेक इवन सेल दी हुई है 120 लाख। तो आपकी ब्रेक इवन सेल के अंदर क्या क्या होता है? बीपी सेल के अंदर होता है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट
और बताइए प्रॉफिट नहीं होता। ओके, बीपी सेल है 120 लाख, वेरिएबल कॉस्ट मुझे नहीं मालूम, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे मालूम है 45 लाख है। अब मुझे बताइए फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पर 120 माइनस 45, 75 लाख की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है ऑन 120 लाख की सेल पर। तो 75 लाख वेरिएबल कॉस्ट है 120 लाख की सेल पर, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना हो गया आपका 62.5%। और पीवी रेशो कितना हो गया 37.5% हमारा पीवी रेशो हो गया। तो एक तो पीवी रेशो पूछा था 37.5 आ गया। अब आ जाइए, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है 62.5, तो 180 लाख का कितना हो गया 180 इंटू 62.5 112.5 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 67.5 लाख, इसमें से माइनस किया 45 लाख 22.5 लाख, इसमें से माइनस किया 10.8, ये आ गया 11.7 लाख। टैक्स है 25%, अगर जरूरत पड़े तो 2.925 लाख, और ईएटी आ गया 8.775 लाख। ठीक है जी। अब ओएल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, एफएल ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, कंबाइंड लीवरेज ओएल और एफएल को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट आ गया इनके पास, और ईएटी आ गया हमारे पास 8.77 तक लिखा था, इन्होंने ईपीएस भी निकाल के दिखा रखा है, आगे शायद मांगा होगा। ओएल एफएल सीएल और पीवी रेशो आ गए हमारे पास, ये हमने अपना निकाल कर इनको दिखा दिए। ठीक है जी। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में कह रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ईपीएस बताना है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ईपीएस आपको जानना है। तो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में बाकी कोई चीज नहीं दी, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 150 लाख की, और ईपीएस के लिए हमारे पास अर्निंग पर शेयर के लिए नंबर ऑफ शेयर हो गए 150 डिवाइडेड बाई 100, 1.5 लाख शेयर। तो इसको 1.5 लाख शेयर से डिवाइड करूंगा तो ईपीएस भी आ जाएगा। ओके, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईबीआईटी डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इन्होंने हमारे पास इक्विटी और डेट, अच्छा डेट तो नीचे दिए हुए हैं, डेट आ गए 90 लाख, इक्विटी से आ गया 190, 240 लाख के कैपिटल एम्प्लॉयड पर आप ईबीआईटी 22.5 लाख कमा रहे हो, 22.5 डिवाइड बाई 240, 9.375% रिटर्न आ गई आरओसी। कह रहे हैं क्षितिज लिमिटेड की फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है या नहीं, तो हमारी जो आरओसी है वो है 9.375%, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने निकाला था अभी, वो है 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओसी से ज्यादा है, यानी आपने कमा कम रहे हो और दे ज्यादा रहे हो, तो अनफेवरेबल हो गई, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। फिर कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितनी होगी अगर ईबीआईटी इंक्रीज या डिक्रीज हो 15% से। तो ईबीआईटी से ईपीएस का रिलेशन आता है फाइनेंशियल लीवरेज से। फाइनेंशियल लीवरेज कितनी निकाल कर दी हुई है, फाइनेंशियल लीवरेज है 1.9231, 1.9231 है फाइनेंशियल लीवरेज। ईबीआईटी अगर इंक्रीज होगा 15 से या डिक्रीज होगा 15 से, तो ईपीएस के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.9231 इंटू 15%, 28.85% बढ़ेगा या फिर 28.85% घटेगा। ये हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज निकल कर आ जाएगा। तो आरओसी 9.375%, आरओसी कम है इंटरेस्ट से, तो फाइनेंशियल लीवरेज डोंट हैव फेवरेबल इफेक्ट। इसके बाद में हमारे पास चेंज के लिए 28.84 बढ़ेगा या फिर 28.84% कम हो जाएगा। ई पॉइंट भी है केस में, अच्छा ई, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स करंट वैल्यू। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 3/4 करना है, यानी 75% करना है, इसका मतलब 25% आपको पीएटी गिराना है। तो सेल का ईबीटी तक का रिलेशन है, उसके बाद का रिलेशन सेम रहता है, ईबीटी उसके बाद ईएटी या ईपीएस सब पे सेम इफेक्ट पड़ता है, तो आएगा कंबाइंड लीवरेज से। तो कंबाइंड लीवरेज कितनी निकाली थी इसमें, कंबाइंड लीवरेज दी हुई है 5.7693, 5.7693
परसेंट हमारे पास वो हमारे पास कंबाइंड लीवरेज है। ओके, अब सेल्स और ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 25% गिरा है और 5.7693 मल्टीप्लायर है। अब हमें ये नहीं पता, पहले सेल देते थे तो ईएटी का चेंज बता देते। अब हम क्या करेंगे, उल्टा जाना है तो क्या करेंगे, 25 को 5.7693 से डिवाइड करके यहां पहुंच जाएंगे। सेल के चेंज को मल्टीप्लाई करके ईएटी तक पहुंचते, तो ईएटी के चेंज को डिवाइड करके पहुंच जाएंगे। तो 25 डिवाइडेड बाई 5.7693 कर लीजिए, तो इसका मतलब 4.33%। अगर सेल गिर जाए तो ऐसा हो जाएगा। तो हमारे पास 4.33% सेल गिरनी चाहिए। 4.33% सेल हमारी गिरेगी तो ऐसा हो जाएगा। अभी 180 लाख की है, उसमें से माइनस कर लीजिए, 180 लाख माइनस 4.33, तो ये आपके पास 172.21 लाख सेल पर ऐसा हो जाएगा। ओके, इसके बाद में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, कह रहे हैं मिस्टर ए हैड गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हिज एनालिसिस। बताइए जी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। A company paid regular dividend on quarterly basis and the last interim dividend declared for the quarter 3 per share। क्वार्टरली डिविडेंड दिया है तो एक साल में 4 बार क्वार्टर आते हैं, इसका मतलब पूरे साल का डिविडेंड 12 रुपए है, 4 क्वार्टर। Owing to a wide market research reach and presence, company turnover has seen an annual compounding growth of 25% in the last 5 years, and turnover is expected to grow at the same rate in the future as well। तो टर्नओवर की ग्रोथ दे दी। टर्नओवर की ग्रोथ ईपीएस की या डिविडेंड की ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करती। कह रहे हैं कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग रेट ऑफ रिटर्न अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ लाइकली अचीवमेंट मेंशन अलोंग द डिफरेंट सिचुएशन। तो 3 सिनेरियो दिए, 3 सिनेरियो में कंपनी की क्या क्या रिटर्न होगी और क्या क्या प्रोबेबिलिटी दे दी है। जब भी प्रोबेबिलिटी दे दी जाती है मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लेते हैं हम। तो 0.3 का 20%, 20 का 20% चांस है 0.3, ये हो गया 6%, ये हो गया 9% और ये हो गया 6%। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 9 और 6 15 और 6 21%। इसका मतलब हमारी रिटर्न एवरेज एक्सपेक्टेड 21% एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगी। द रिटेंशन रेशो ओवर द लास्ट 5 ईयर 40, 65, 50, 45 और 30% है और कंपनी प्लान कर रही है कि वो रिटेन करेगी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एवरेज। पास्ट का एवरेज निकालना है। तो 40, 65, 50, 45, 30 डिवाइड बाई 5, 46% इसका मतलब हम रिटेन करेंगे और 54% हमारा पे आउट होगा। ओके, और 46% हम रिटेन करेंगे। ठीक है, अभी आप कितने रुपए का डिविडेंड देने वाले हो, 12 रुपए पूरे साल में। तो 12 रुपए का जो डिविडेंड दे रहे हो वो अर्निंग के 54% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आपका ईपीएस 22.22 होगा। तो अर्निंग पर शेयर 22.22 होगा। 46 रिटेन कर लिया, 54%, 12 रुपए आप पूरे साल में देते हो। 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए ऐसे 4 क्वार्टर में दे देते हो। ठीक है, करंट इंटरेस्ट रेट बॉन्ड पर 4.5% है, ये रिस्क फ्री रिटर्न होता है। एंड बीटा कंपनी का 1.3 है, बीटा फैक्टर आ गया। मार्केट रिटर्न यानी रिटर्न मार्केट 12.5 आ गई। इससे आप के ही निकाल सकते हो। तो हमारे पास रिस्क फ्री 4.5, बीटा 1.3 और आर एम माइनस आर एफ 4.5 परसेंटेज में लेना है। तो 4.5% और 12.5 माइनस 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1.3 प्लस 4.5, 14.9% हमारा के ई निकल कर आ गया। के ई हमारे पास है इस क्वेश्चन में। और ग्रोथ कैसे निकाल सकते हैं, कंपनी की एक्सपेक्टेड कमाई 21% है और रिटेंशन रेशो 46% है। तो इससे हमारे पास जी निकल जाएगा, कंपनी की एक्सपेक्टेड कमाई और रिटेंशन। 9.66% हमारी ग्रोथ रहेगी। जी हमारे पास है, डिविडेंड हमारे पास 12 रुपए है जो पास्ट में दिया गया है। अगर डी1 चाहिए तो 12 रुपए में ग्रोथ को आपको जोड़ना पड़ेगा, 1 प्लस जी करके, 1 प्लस जी करके निकाल लेंगे डी1। 12 रुपए पिछले साल में दिया गया है। ईपीएस हमारे पास 20.22 है और हमारे पास के ई 14.9% निकल गई है। कह रहे हैं आपको मार्केट प्राइस निकालना है गॉर्डन और वोल्टर मॉडल से। ठीक है जी, अब देखिए जरा, गॉर्डन मॉडल से हमें चाहिए डी1। तो 12 रुपए हमारे पास आ चुका था, उसमें ग्रोथ जोड़ देंगे। के ई हम निकाल चुके हैं 14.9,
जी हमने निकाला था 9 पॉइंट समथिंग, उसे निकालिए, P0 निकल आएगा। तो रिटेंशन रेशियो निकाला, 21% दिखाया, 9.66 ग्रोथ दिखाई। D1 हमने निकाला 12 रुपए प्लस इतनी ग्रोथ आ गई 13.16। अब हमारे पास के निकाल के दिखाया 14.9 और ये हमारे पास P0 निकल गया D1 डिवाइड बाई के माइनस जी 251.15। ठीक है जी, गॉर्डन से हो गया। अब वोल्टर से, वोल्टर के अंदर हमारे को डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड अब इसके अंदर कौन सा लेना है, वैसे कायदे में D1 ही लिया जाता है इसमें भी, पर इन्होंने उसको D0 लेके किया है, ये एक तरीके से मिस्टेक है। दोनों का डिविडेंड ना गॉर्डन का और वोल्टर का सेम रहता है, पर इन्होंने मिस्टेक की है, कोई बात नहीं। तो डी निकाल दिया 12 रुपए। आर हमारे पास रिटर्न कितनी है 21%, 12 रुपए 21%। के है 14.9 और डिनोमिनेटर में 14.9। अर्निंग पर शेयर 22.22 हमने निकाली थी और डिविडेंड 12 रुपए, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। ओके, आ जाइए। अब हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ Parshvam Limited is planning to expand its business at international level and consult you to preparing an estimation of working capital needs. They can avail finance for bank estimated data this. अब estimated data दे दिया। मटेरियल जो हम इंडिया से खरीदते हैं 2 महीने क्रेडिट पे 9 लाख रुपए मिलेगा, इंपोर्ट करते हैं 3 महीने पे, वो 3 महीने क्रेडिट पे वो 6 लाख में मिलेगा। अब इंपोर्ट के आगे दो स्टार लगा दिए, पहले स्टार पढ़ लेते हैं साथ के साथ, स्टार स्टार स्टार। Raw material imported will attract a custom duty 20% to be paid upfront। upfront यानी हैंड टू हैंड देनी होगी, इसका कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है। कस्टम ड्यूटी हाथों हाथ दो, तो क्रेडिटर से आप सामान ले रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कस्टम ड्यूटी हैंड टू हैंड लगेगी। और ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा 5% आपको अपफ्रंट यानी हैंड टू हैंड। तो 20% आपको कस्टम ड्यूटी जाएगी, 5% आपको मिल जाएगा, यानी 15% आपका और खर्चा आने वाला है। और ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है, हैंड टू हैंड रहेगा। ठीक है जी, तो यहां पर 15% और जोड़ेंगे यानी कि 90,000 रुपए। तो ये मटेरियल बना 6,90,000 का। इसमें 6 लाख रुपए का जो मटेरियल इंपोर्ट हुआ है उस पर 3 महीने का उधार मिल जाएगा और 90,000 रुपए की जो ड्यूटी है वो हैंड टू हैंड पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हमारे पास मटेरियल आ गया 9 लाख और 690, 9 लाख और 6.9 लाख, 15.9 लाख का मटेरियल हुआ है। वेजेज है हमारे पास 6 लाख रुपए की। ठीक है, लेगिन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 26,46,000 टोटल है और 26,40,000 के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इन्होंने आगे कहानी दी है, वो कहानी मैं आपको यहाँ से पढ़वाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ द न्यू मशीन परचेज फॉर टेलर मेड एक्सपोर्ट। परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन 24 लाख, डेप्रीशिएशन 10% है। इस क्वेश्चन को कैश कोस्ट से सोल्व किया है इन्होंने। आगे इन्होंने बोला है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईपीसी एक रिवेन्यू सब्सिडी दे रहा है 2.5%। रिवेन्यू सब्सिडी का मतलब होता है कि वो इनकम में से माइनस होगी, खर्चे और इनकम की तरह से मानी जाती है। और एक होती है कैपिटल सब्सिडी। तो कैपिटल सब्सिडी आपकी एसेट का पार्ट बन जाती है। जैसे 24 लाख रुपए की एसेट है आपकी और आपको 24 लाख का 2.5% सब्सिडी मिला, तो इसमें 60,000 की सब्सिडी माइनस होके ये मशीन 23,40,000 की रह जाएगी अगर कैपिटल सब्सिडी होती तो कैपिटल सब्सिडी नहीं है। अच्छा, अगर सिर्फ सब्सिडी लिखा हो तो हम कैपिटल सब्सिडी मानते हैं। ओके, इन्होंने बोल दिया कि ये रिवेन्यू सब्सिडी है, तो ये एनुअल खर्चों में से 60,000 रुपए का हमें फायदा मिलने वाला है, 60,000 रुपए का फायदा मिलेगा। अब आगे यहां पर ये कह रहे हैं, ऊपर हमारा जो खर्चा है वो 24 लाख है मशीन का, और हमारे पास ये दे दिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 26,40,000। 26,40,000 के ओवरहेड है, इंक्लूसिव डेप्रीशिएशन है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये इंक्लूसिव डेप्रीशिएशन है, हमें कैश कॉस्ट पे करना है क्वेश्चन। तो डेप्रीशिएशन हुआ 2,40,000 रुपए मशीन पर, 24 लाख की मशीन रहेगी, 10% आ गया। अब जो 60,000 की सब्सिडी मिली है ये हो गए हमारे पास 26,40,000 माइनस 240, 24 लाख रुपए। इसमें 60,000 की हमें रिवेन्यू सब्सिडी मिली है, रिवेन्यू सब्सिडी 60,000 रुपए। तो हमारे कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए 23,40,000। ये कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये आ गए 23.4 लाख। ओके जी, तो 15,90,000, 6 लाख और 23,40,000, 45,30,000 हमारे पास अभी तक आ चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन ने यहां पर कहा कैश ग्रोस प्रॉफिट
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिखता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि आपके पास जो भी आपकी सेल है उसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें डेप्रिसिएशन भी होता है। कैश ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि आपके पास इसके अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है। तो यानी 80% सीओजीएस हमारा कैश सीओजीएस होगा, क्योंकि कैश ग्रॉस प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन उसमें नहीं है। तो हमने भी डेप्रिसिएशन हटा के ही खर्चा लिया है यहाँ पर। अब यहां पर कह रहे हैं कैश ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन डोमेस्टिक सेल। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन ने बोला है जो सेल प्राइस है, हम डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं, सेल प्राइस 10% कम है डोमेस्टिक प्राइस से। यानी अगर डोमेस्टिक 100 रुपए में बेचते हैं तो ये 90 रुपए में बेचते हैं। अब जरा देखिए, 100 रुपए में बेचते हो तो 80 रुपए कैश सीओजीएस है और 20 रुपए हमारा कैश ग्रॉस प्रॉफिट है। ये डोमेस्टिक सेल का गेम है। अब अगर हम इंपोर्ट पे जाएं तो वो हम 10% कम पे बेच रहे हैं, 90 रुपए पे, कॉस्ट तो उतनी लगेगी 80 रुपए। इसका मतलब 10 रुपीज कैश ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो अगर इसकी परसेंटेज निकालू मैं 10/90, तो कैश जीपी एक्सपोर्ट सेल का है 10/90, 11.11%। ओके, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें डोमेस्टिक सेल के और एक्सपोर्ट सेल के दोनों के प्राइस अलग अलग चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेस्टिक सेल है 30 और 2480 है एक्सपोर्ट। 30 लाख, 24.8 लाख, ये हमारे पास दोनों की सेल निकल कर आ गई। ठीक है जी, ये डोमेस्टिक सेल है, ये एक्सपोर्ट सेल है। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का कैश का रेशो है 20% और 11.11%। अगर मैं इसमें से कैश ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास कैश सीओजीएस आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका है 20% और इसका है 11.11%। तो ये आ गया 30 में से 20% गया 24 लाख रुपए, और 24,80,000 माइनस 11.11% माइनस कर रहा हूं मैं, 2204,472, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को जोड़िए जरा, ये दोनों की टोटल वैल्यू आ रही है यहाँ पर 46,04,472। ये हमारे पास टोटल कैश सीओजीएस हो गया। ठीक है जी, दोनों का अलग अलग निकाल दिया मैंने, टोटल कैश सीओजीएस इतना है। अब यहाँ पर मैंने जो कैश सीओजीएस देखा है वो देखा है मटेरियल 9 लाख, 6,90,000, 15,90,000, 6 लाख रुपए की वेजेज और 23.4 लाख के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो 45,30,000 बन रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि 45,30,000 है हमारे हिसाब से और इनका अलग आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 74,472 आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर हो गया, इसका मतलब इतना खर्चा हो रहा है। तो इसको अदर ओवरहेड्स मान लिया इन्होंने। आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ही मान सकते हो कि ये अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है जो छूट गए। तो यहाँ पर अदर ओवरहेड्स हमारे पास आ जाएंगे या अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास निकल गए 74,472। बेसिकली ये क्वेश्चन का डिजाइन बनाने वाले ने गलती कर दी है। हुआ क्या है, क्वेश्चन के डिजाइनिंग में गलती हो गई, मैच हो नहीं पाया। तो अब उसका आंसर बनाते हैं, पहले आरटीपी के क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आंसर बनाने में मैनेज करते रहते हैं। ये आंसर बनाने वाले की गलती है। ये एक्यूरेट मैच होना चाहिए था दोनों का 45-30। तो सीधे सीधे भी अगर हम जोड़ते तो भी हमारा ठीक 45-30 आ जाता, और घुमा के जोड़े तो भी 45-30 ही आना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैश माइनस करके भी सेम आना चाहिए। अब ये फंस गए, तो इन्होंने कह दिया ये अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या अदर ओवरहेड मान लो। चलो जी मान लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। और आपका 45-30 वैसे एग्जाम में जो आएगा वो एक्यूरेट मैच होगा, जब भी आए एक्यूरेट मैच होता है। तो 460,4472 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों की अलग अलग कॉस्ट निकल कर आ गई कि भाई इसकी 24 लाख है, इसकी 2204472 है, 4604,472 निकल कर आ गई। इसके बाद इसके अंदर ये इंक्लूडिंग बैलेंसिंग फिगर वाले ओवरहेड्स हैं। इसके बाद में हमारे पास एडमिन ओवरहेड जोड़ने हैं, फिर हमारे पास सेलिंग ओवरहेड जोड़ने हैं। तो एडमिन ओवरहेड को इक्विवेलेंट बनाकर बांटते थे हम, और सेलिंग ओवरहेड को सेल के बेसिस पे बांटते थे। ये जनरल तरीका रहता है, वरना एडमिन और सेलिंग दोनों को सेल के रेशियो में ही बांटा जा सकता है। तो एडमिन और सेलिंग इन दोनों को इन्होंने सेल्स के रेशियो में बांटा है, सेल प्रपोर्शन में। तो सेल का रेशियो है 30 और 24.8, इस रेशियो में इन खर्चों को यहां पर हम बांट देंगे। तो हमारे पास है एडमिन का खर्चा 360 और सेलिंग का खर्चा 3 लाख, तो 6.6 लाख है दोनों मिलाकर। 6.6 लाख एक साथ डिवाइड कर देता हूं मैं, 6,60,000 डिवाइडेड बाई ये है 30, 54.8 डिवाइड बाई 54.8 मल्टीप्लाई बाई 30 करूंगा तो इसका आ गया
361314 और इसका आ जाएगा 298686। ये दोनों के खर्चे बट गए कि एडमिन सेलिंग को सेल के रेशो में बांट दिया। एडमिन ओवरहेड को आप इक्विवेलेंट बनाकर फिर भी बांट सकते थे, जैसे 24.8 है, इसको 90% से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो इक्विवेलेंट सेल आ जाती है हमारे पास 27.55। तो 27.55 और 30 के रेशो में एडमिन को बांटा जा सकता है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सीओजीएस के रेशो में, जो बनना चाहिए इक्विवेलेंट के बाद। तो इन्होंने सेल के रेशो में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसके बाद में एक इन्होंने लाइन लिखी कि हमारा जो ये एक्सपोर्ट सेल है, इसका उधार 3 महीने का देते हैं हम। ठीक है जी। इन्होंने बोला कि हमने क्या किया, बैंक से बात की, परशुराम लिमिटेड सबमिट लेटर ऑफ क्रेडिट टू इट्स बैंक एंड अवेल ऑल एक्सपोर्ट सेल वैल्यू विद इन 1 मंथ। बोले एक ही महीने में हमें सारे पैसे मिल गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चार्ज फीस ऑफ 5% फॉर द सेम, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को 5% हमें फीस देनी पड़ेगी। तो अब इनका जो उधार है वो 3 महीने का था। ये ऐसे है जैसे हम अपने बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा लेते हैं बैंक से कि भाई 3 महीने बाद पैसा मिलना है, हमें अभी दे दो, और वो डिस्काउंटिंग चार्ज ले लेते हैं। ऐसे ही एक्सपोर्ट सेल के केस में बैंक से हमें पहले ही पैसे मिल जाते हैं अगर लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा दें, पर वो कुछ परसेंटेज ले लेते हैं। तो इनका उधार 3 महीने का था, पर एक ही महीने में पैसे मिल गए, तो ये उधार वर्किंग कैपिटल में सिर्फ एक ही महीने का दिखाया जाएगा। रीजन, इनके हाथ में तो पैसा एक ही महीने में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए 5% चार्ज लग रहे हैं। तो 5% सेल का कितना हो गया, 24,80,000 की सेल है, उसका 5% 1,24,000 रुपए इनको चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल देखें तो 24,361,314 ये आ गई 2,761,314 और इसकी आ गई 220,4472 प्लस 298,686 प्लस 124, ये आ गया 262,7,158। ये इनकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। दोनों की अगर जोड़ लूँ तो 2761,314 दोनों की आ जाएगी 538,8472। एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक एक चीज अलग अलग इन्होंने जो माना है वो बता रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल को इन्होंने कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाया है। अदर ओवरहेड्स इन्होंने निकाले हैं, उसे प्रोडक्शन का पार्ट माना है, तो सीओजीएस के अंदर वो जुड़े हुए थे। बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए तो सीओजीएस का हिस्सा है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। कह रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास हमने कंप्लीशन ऑफ वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को 50% माना है। ठीक है, तो वेजेज और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को 50% लिया है क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एजम्पशन। मटेरियल की परसेंटेज क्वेश्चन ने यहां पर दी हुई है कि मटेरियल 90% आपको लेना है डब्ल्यूआईपी के लिए। तो डब्ल्यूआईपी में आधे महीने का है, उसमें मटेरियल तो 90% दे दिया, लेबर ओवरहेड नहीं बताए थे। वैसे मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 50 लेते हैं। मटेरियल का 90 बता दिया, लेबर ओवरहेड का हमने 50 ले लिया। ये नोट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम टोटल अप्रोच से निकालते हैं, कैश कॉस्ट से बोलते हैं तो कैश कॉस्ट से निकाल देते हैं। अदर ओवरहेड्स के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इन्होंने नहीं दिया था, तो जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो हाफ मंथ के आउटस्टैंडिंग है, तो इन्होंने अदर ओवरहेड को भी हाफ मंथ का आउटस्टैंडिंग मान लिया। बेसिकली क्वेश्चन बनाने वाले से गलती हो गई, वो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आनी नहीं चाहिए थी, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बिल्कुल मैच करने चाहिए थे। हम मैच नहीं करें तो इसे भी उसी में जोड़कर इसे भी हाफ मंथ का मान लिया। आगे बोले हैं कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चा चाहे तो इसको कह सकता है कि ना ये आउटस्टैंडिंग है और ना ये प्रीपेड है, तो आप इसको आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कुछ भी ना माने तो भी चलेगा। इन्होंने इसको हाफ मंथ आउटस्टैंडिंग मान लिया जितना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर वर्किंग में आपको दिखा देता हूं सारी। ठीक है, डोमेस्टिक का 20% और 11.11% एक्सपोर्ट का ले लिया। ये ग्रोस प्रॉफिट नहीं, ये कैश ग्रोस प्रॉफिट है। ये माइनस करा, ये कैश सीओजीएस आ गया। ठीक है जी। इसके बाद में एडमिन को सेल के रेशो में बांटा है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी सेल के रेशो में बांटा है। 1,24,000 ये अलग से आ गए हमारे पास, और ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई। इसके ऊपर हमारे डेटर्स आएंगे। जो डेटर हम दिखाएंगे, डोमेस्टिक डेटर कॉस्ट ऑफ सेल के 2 मंथ्स के, सॉरी 1.5 मंथ के क्रेडिट पर आएंगे, और एक्सपोर्ट 1 मंथ के क्रेडिट पर दिखाने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है एडवांस इनकम टैक्स दिया है 25,000 का, जो अगले साल का है, अगले क्वार्टर का है, नेक्स्ट ईयर का, पर अभी दे दिया है, तो ये प्रीपेड या एडवांस टैक्स में आ जाएगा। ठीक है,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 1 मंथ का लैग है, यानी आउटस्टैंडिंग में आएंगे। एडमिन एक्सपेंस 2 महीने के एडवांस हैं, तो ये प्रीपेड में आ जाएंगे। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल 1.5 महीने और 1 महीने पर आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल हम निकाल चुके हैं इनकी, कैश कॉस्ट ऑफ सेल पर वैल्यूट करेंगे। ये हमारे पास कैश कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, इस पर वैल्यूट कर देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन ने ऊपर वेजेज 1 महीने की लैग है तो आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हाफ मंथ के थे, आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे। हाफ मंथ के इन्होंने अदर एक्सपेंस मान लिया, आप चाहो तो उसको वर्किंग कैपिटल में ना दिखाओ तो भी चलेगा। मटेरियल 2 महीने के क्रेडिट पर मिला है 9 लाख रुपए का, इस पर 2 मंथ का क्रेडिट आ जाएगा। क्रेडिटर 2 मंथ के आ जाएंगे 9 लाख पे, और 6 लाख पर 3 मंथ के आ जाएंगे 3/12। जो 90,000 रुपए और दिए हैं हमने, वो अपफ्रंट यानी हैंड टू हैंड दिए गए, उसका वर्किंग कैपिटल में कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट का पार्ट बनेगा, पर आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अपफ्रंट है, हैंड टू हैंड दे दिया गया है। तो ये हमारे पास आ गया पूरा इनकम स्टेटमेंट। इसके बाद में और कोई चीज इन्होंने बोली, कह रहे हैं बैंक में 1,50,000 रखने हैं तो ये करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। जितनी वर्किंग कैपिटल आएगी उस पर 15% हमें मार्जिन जोड़ना होगा। दैट्स इट, इतना सही क्वेश्चन था ये। आ जाइए देखते हैं। हमारे पास पहले हमने यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। रॉ मटेरियल 15,90,000 का 1 महीने का हमारे पास स्टोर में रखना है। WIP में मटेरियल 90%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%। जो बैलेंसिंग फिगर वाले ओवरहेड थे वो भी ले लिए। बेसिकली गलती थी, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का ही हिस्सा है। ओके, तो मैचिंग नहीं कर पाया क्वेश्चन बनाने वाला। फिर फिनिश्ड गुड्स को जो हमारा कैशियो जीएस है उस पर 1 मंथ का दिखा दिया। डेटर्स की हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली है, डोमेस्टिक 1.5 महीने के, और एक्सपोर्ट वाले सिर्फ 1 महीने के लिए रहेंगे, क्योंकि गारंटी हमने बैंक से पैसा ले लिया है 5% एक्स्ट्रा देके। कैश बैलेंस आ गया, प्रीपेड आ गए, इनकम टैक्स एडवांस आ गया। क्रेडिटर डोमेस्टिक परचेज को 2 महीने के उधार पर और इंपोर्ट परचेज को 3 महीने के उधार पर लेंगे। जो 90,000 रुपए थे वो अपफ्रंट थे, यानी हैंड टू हैंड दिए गए थे, तो वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में नहीं आएंगे। वेजेज आउटस्टैंडिंग आ गई, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आउटस्टैंडिंग आ गए, अदर ओवरहेड्स को आउटस्टैंडिंग में दिखा दिया। वो हर जगह मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ चिपका के दिखाते गए, क्योंकि गलती ये हो गई, मैच नहीं कर पाया क्वेश्चन बनाने वाला। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 महीने के आ गए। ये आपके पास आ गई वर्किंग कैपिटल, 15% जोड़ा, नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास निकल कर आ गई। क्वेश्चन ने पहले पूछा कि भाई वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाओ, इतना ही था ये। दूसरा बोले कि क्या हमें एक्सपोर्ट सेल कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भाई आपकी एक्सपोर्ट सेल की कॉस्ट कितनी आई है, ये है एक्सपोर्ट सेल। इसकी कॉस्ट है 26,27,158 रुपए। और सेल कितनी है आपकी, सेल है आपकी 24,80,000। 24,80,000 आपकी सेल वैल्यू है। तो आपकी सेल वैल्यू कॉस्ट से कम है, तो ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, आपको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये थी हमारे पास एफएम की कंप्लीट आरटीपी। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेक अच्छे से पेपर दीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।